नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 6 अक्टूबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा पेंडोराज बॉक्स। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि अभी जो पेपर लीक हुए हैं जिनके चलते ये पता पड़ रहा है कि इंडिया में ऐसे लोग जो कि अपने आप को बैंकरप्ट साबित कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट है आउट ऑफ इंडिया, और वो किसके लिए? केवल और केवल टैक्स बचाने के लिए। जानेंगे पूरे मुद्दे को, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या रेपरकशंस होने वाले हैं समाज में भी और एक इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा डिजिटाइज हेल्थ केयर स्लोली। अभी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27 सितंबर को डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं उसके सामने, और किस तरीके से उन चैलेंजेस को टैकल किया जा सकता है, वो है एक तरीका, दैट इज़ स्लो इम्प्लीमेंटेशन। जानेंगे पूरा डिटेल में इसको। इसके अलावा तीसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हाउ नॉट टू टेस्ट क्वालिटी। इस आर्टिकल में जानेंगे कि जो इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग दी जाती है उसमें क्या क्या चीज़ों को कवर करना ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल जो पॉइंट रहेगा वो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ओके, जो कि सितंबर 9 को इसकी जो रिलीज़ हुई है 2021 की रैंकिंग। तो उसमें क्या कमियां हैं, क्या करेक्शन और लाने की ज़रूरत है, अच्छा आर्टिकल है, जानेंगे। बाकी और आर्टिकल एक दो उन पे हम नज़र डालेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में। फर्स्ट है पेंडोराज बॉक्स। अभी देखो, आपको बताइए कि लगातार रिपोर्ट्स आती चली जा रही हैं और इसमें इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट किया है, और मेन जो फोकस रहा इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स का। दैट मीन्स एक ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप कह सकते हो कि एक ग्रुप है जो कि इन्वेस्टिगेट यही करता है कि क्या चल रहा है दुनिया के अंदर और उससे फिर रिपोर्ट्स रिलीज़ करना। अब मुद्दा जो है वो आपको पता है ही कि ग्लोबल एलिट्स, मतलब जो पैसे वाले लोग हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, वो लगातार टैक्स लॉज में जो भी लूप होल्स हैं उनका बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये जो फ़ायदा उठाने का मौका है वो इसलिए मिलता है क्योंकि अभी तक भी जो ज्यूरिसडिक्शन है दैट इज़ वेरी केयरलेस, लैक्स ज्यूरिसडिक्शन के चलते ये जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने कंट्रीज से पैसा निकालते हैं, क्योंकि अपने खुद के कंट्री में टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, और अपने पैसे को निकाल करके इंस्टॉल कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पर टैक्स इनको कम देना पड़े, मतलब टैक्स हेवंस में ले जाते हैं और वहाँ पर एक तरीके से अपने एसेट्स की रिंग फेंस कर देते हैं। दैट मीन्स वहाँ ले जा करके इन्वेस्ट किया और उसके बाद में उनको प्रोटेक्शन दे देते हैं कि हाँ, कैसे भी करके वो इन्वेस्टमेंट पता ना पड़े कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ये इन्वेस्टमेंट है जो कि यूएस, इंडिया, कहीं दूसरे कंट्री से बिलोंग करता हो। तो ये आप देख सकते हो कि आउट ऑफ इंडिया जितना भी आप देख सकते हो या फिर इंटरनेशनली देखा जाए तो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना टैक्सेशन को लेकर के, या फिर जो अथॉरिटीज़ हैं जो स्क्रूटिनाइज करती हैं इन सारे इश्यूज़ को, वो और अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अपने प्लेटफॉर्म्स में वेरिएशन, उसके चलते ये जो कमियां इनको मिलती है ना, इन गैप्स को ये यूटिलाइज कर लेते हैं। अभी जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, लगभग 12 मिलियन डॉक्यूमेंट्स रिवील हुए हैं, अपने आप में ये बहुत बड़ा फिगर है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कितने ही, तो इंडिया के तो लगभग 300 इंडिविजुअल्स के नाम आ चुके हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम है, जैकी श्रॉफ का नाम आ गया, सचिन तेंदुलकर का नाम आ गया, अनिल अंबानी का नाम आ गया, और लंबी लिस्ट है ये। ठीक है, तो इस लिस्ट में ये जो लोग हैं ये किस तरीके से अपने चैनल्स क्रिएट करते हैं, किस तरीके से मनी को वहाँ पर पहुँचाते हैं, और टारगेट क्या रहता है इनका? टैक्स इवेजन, कि कैसे भी करके टैक्स ज़्यादा ना देना पड़े। तो ऐसे में हर एक कंट्री के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे इस टैक्स इवेजन के प्रोसेस को रोका जा सकता है। अब आप देखो कि एक तो होता है टैक्स अवॉइडेंस, एक होता है टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब तो आप जिस तरीके से आपने नोटिस किया होगा कि टैक्स फाइल करने की, आईटीआर फाइल करने की बात आती है तो उसमें हम कई चीज़ें ऐसे एडिशनल ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से कि हमारे ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट मिनिमम आए। टैक्स दे रहे हो पर आप कम कर रहे हो। पर टैक्स इवेजन का मतलब हो गया कि टैक्स चोरी कर दिया आपने, बिल्कुल ही उस मनी को साइड ही कर दिया, रिकॉर्ड में ही नहीं बताया, और आपने उस पैसे को कहीं और ले जा करके इन्वेस्ट कर दिया, और ले जा करके इन्वेस्ट भी कहाँ किया? जहाँ पर टैक्स देना ही ना पड़े।
मनी को लॉन्डर करना, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि आपने पैसा कुछ इलीगल तरीके से कमाया और उस पैसे को ले जा करके कहीं पे आपने इन्वेस्ट कर दिया और जो टैक्स अथॉरिटीज़ है उनके साथ में आपने वो इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं की। और साथ में इसको बोला जाता है सीक्विस्टर एसेट्स, दैट मीन्स आप अपने एसेट्स को, आप अपनी प्रॉपर्टी को आइसोलेट कर रहे हो। तो जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये पता पड़ रहा है कि जो बिजनेसमैन यहाँ पर इस पेंडोरा पेपर्स के अंदर रिवील होकर के आए हैं कि हाँ जी किसका इन्वेस्टमेंट कहीं पर है, तो उन्होंने पहले अपने आप को बैंकरप्ट साबित कर रखा है डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स के सामने। अब वो ऑफशोर एंटिटीज़ की बात करें आउट ऑफ इंडिया तो उनके पास में बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हैं, पर इंडिया में उन्होंने अपने आप को साबित कर रखा है कि जी हम बैंकरप्ट हैं। इवन आप देखो जो नीरव मोदी है वो अनिल अंबानी बैंकरप्ट डिक्लेयर किया हुआ इंडिविजुअल है, तो उस केस में भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये पैसा बचा करके आउट ऑफ इंडिया ले जा करके डाल देते हैं और पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और साथ में ऑफशोर ऐसी कंपनीज स्टैब्लिश कर लेते हैं कि हाँ कैसे भी करके ये जो क्रेडिटर्स हैं इंडिया में, मतलब इंडिया में तो पैसा उधार लिया, इंडिया के पैसे से पैसा बनाया और उस पैसे को रिटर्न करने की बजाय बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गए, और दूसरी तरफ जो पैसा कमाया था इन्होंने वो पैसा ले जाकर के दूसरे कंट्रीज़ में वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे में उन्होंने क्या कर रखा है कि क्रेडिटर्स को अंधा बना रखा है, बिल्कुल भी अपने आप को कहते हैं ना कि आइसोलेट कर रखा है। जबकि क्रेडिटर्स जो हैं जिन्होंने उधार दिया था पैसा, वो पैसा था किसका? हम जैसे इंडिविजुअल्स का जो डिपॉजिट करते हैं बैंकों के अंदर, राइट। अब दूसरी तरफ इन्होंने जो लूप होल निकाले हैं वो एक तो क्या, जैसे ट्रस्ट बना दिए। अब ट्रस्ट में क्या हो गया कि पैसा तो हो गया इंडिया से जाकर के जो टैक्स हेवन्स है वहाँ पर इन्वेस्ट, और इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने लूप होल क्या निकाला है कि वहाँ पर जो एनआरआईज हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उनका एक ग्रुप बनाया और उनको बोल दिया कि देखो जी पैसा तो हम इन्वेस्ट कर देंगे पर आप यहाँ पर रहते हुए हमारे पैसे की टेक केयर कर लो। अब ऐसे में वो ट्रस्ट क्रिएट हो गया, वो ट्रस्टी हो गए। अब ये क्रेडिटर्स को पता ही नहीं पड़ेगा कि ये पैसा किसका लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने ट्रस्टी किसको बना दिया? दूसरे ही इंडिविजुअल्स को। तो ये तरीका जो है ना, ये देखा जाए तो इलीगल भी नहीं है, पर जब टैक्स इवेजन की या टैक्स चोरी की बात आती है ना, तब पता पड़ता है कि वाकई में ये कितना इलीगल काम है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने अपनी तरफ से देखो पूरी एफर्ट्स लगाने की कोशिशें की हैं, और दूसरी तरफ इंडिया की गवर्नमेंट की बात भी करें तो स्विफ्टनेस दिखाई है। जैसे ही हम ये ओपन हुए पेपर्स, अब आप देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने अनाउंस कर दिया है मल्टी एजेंसी प्रोबिंग, मतलब कि जो आरबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, ये सारे मिलकर के अब इन्वेस्टिगेट करेंगे इन पेपर्स को, और ये जो इंडिविजुअल जिनके नेम हाईलाइट हुए हैं उनको पकड़ना। क्योंकि आपको पता ही है कि ब्लैक मनी के अगेंस्ट में फाइट को लेकर के जो करंट गवर्नमेंट है उसने शुरू से अपनी एक मुहिम चला रखी है। वो बात अलग है कि सक्सेस रेट बहुत कम है, पर उसके बावजूद भी अपनी तरफ से एफर्ट जो हैं उन्हीं में ये एक एफर्ट और ऐड हो गया है इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो पेंडोरा पेपर्स रिलीज हुए हैं। अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये अपने पैसे को मैन्योर करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, और इससे रिस्क किसको हो जाता है कि वेल्थ होती है ना सोसाइटी के अंदर, उसके अंदर बहुत कम कॉन्फिडेंस हो जाएगा लोगों का। वो बात सिंपल सी क्या हुई, वही कि भाई पैसे वाले आदमी केवल दिखने में पैसे वाले हैं, बाकी वो लोग वाकई में अंदर से खोखले हैं। ये तो दिखा दिया उन्होंने क्या, देश के अंदर। जब उनको जाकर के आउट ऑफ इंडिया जाकर के थोड़ा बहुत अगर एनालाइज किया जाए तो पता पड़ता है कि देश के अंदर तो वो बैंकरप्ट है, पर देश के बाहर वो ही ऐश कर रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग मेहनत करके पैसा करके फिर अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं ना, उनको आप डीलेजिटिमाइज कर दोगे, जो कि बहुत ही गलत होगा। क्योंकि इकोनॉमी इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर लोगों का टैक्सेशन सिस्टम में इनमें अगर अपने विश्वास ही नहीं रहेगा तो कैसे हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये जो लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करने का तरीका है, इन लूप होल्स को हमें फिक्स करने की ज़रूरत है। टैक्सेशन सिस्टम में गैप नहीं होना चाहिए। अब ये धीरे धीरे आ रहे हैं चैलेंजेस। अब आपको पता ही है कि ये पेंडोरा पेपर्स है, ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले पनामा पेपर्स भी रिलीज़ हो चुके हैं, और वो पैराडाइज पेपर है वो भी रिलीज़ हो चुके हैं, उनमें भी इसी तरीके के इश्यूज़ थे। और डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है टैक्स एवेजन वैसे ही। अब आप देख सकते हो कि ये जो गैप है रिच एंड पुअर का, ये और बढ़ता चला जा रहा है कि पैसे वाला अपना पैसा चोरी करके कहीं ले जा करके सेट कर देता है, और गरीब आज भी रोजी रोटी के लिए परेशान हो रहा है। तो ये गैप और बढ़ता चला जाएगा। इंक्लूसिवनेस की बजाय इनइक्वालिटीज और बढ़ती चली जाएंगी।
और सोसाइटी का फैब्रिक है ना वो वीक होता चला जाएगा। वही बात है, गैप तो आएगा, हैव्स एंड हैव नॉट्स वाला, मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देगी, और सोशल थ्रेड जब वीक होना शुरू हो जाता है ना तो उसका असर, नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पर भी, मतलब इंडिया एज ए कंट्री उस पर पूरा पड़ेगा। तो ज़रूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव और एनकम्पासिंग रिफॉर्म, दैट मीन्स कि हर एक डायरेक्शन में, हर एक तरीके से टैक्सेशन को हम तरीके से अप्लाई कर सकें। दूसरे कंट्रीज़ के साथ में हमें कोलैबोरेट करना चाहिए, सभी कंट्रीज़ को फ्रीली अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। नहीं तो क्या है, ये जो छोटे छोटे कंट्रीज़ है ना जिनको हम टैक्स हेवंस बोल रहे हैं, उनके अंदर चाहे आप किसी कंट्री का, पनामा में क्यों आया था, वहाँ पर टैक्सेशन, वहाँ पर खुद का तो कुछ है नहीं रिसोर्स इनके पास में, ना तो पॉपुलेशन है इनके पास में, ह्यूमन रिसोर्स है, ना इन लोगों के पास में कोई सिस्टम है। एक छोटा कंट्री, बहुत छोटा, सिंगापुर बहुत छोटा कंट्री है, पर वहाँ पर आप देख सकते हो कि लोग किस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि सिस्टम बहुत अच्छा है। बाकी वर्ल्ड के और छोटे कंट्रीज हैं जो बिल्कुल बर्बाद है, जैसे एल सल्वाडोर। बिटकॉइन को सभी कंट्रीज़ के अलग अलग सिस्टम जो हैं वो एक बार होल्ड पे रखना चाह रहे हैं, जबकि एल सल्वाडोर ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि जी हमारे यहाँ पर तो लीगल टेंडर बोलेंगे बिटकॉइन को। तो इस तरीके से उनको स्कोप मिल जाता है और वहीं से फिर ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। आयरलैंड, क्यों आयरलैंड के अंदर गूगल, फेसबुक इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है? सिंपल सी बात है, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता, वहाँ पे बहुत कम टैक्स लगता है। टैक्स इवेजन करता है, पैसा कमाया इंडिया से और वहाँ पर ले जा करके 1-2% दिया, आयरलैंड वैसे राजी, और नुकसान किसको हुआ अल्टीमेटली? इंडिया को। तो सभी कंट्रीज़ को इन्फॉर्मेशन फ्रीली शेयर करने की ज़रूरत है, राइट। और इसके अलावा जो भी टैक्सेशन सिस्टम के अंदर गैप्स हैं उनको एड्रेस करना ज़रूरी है, ओके। तो ऐसे में ये जो डिस्क्लोजर है ना, इसको प्रॉपरली मॉनिटर करना, और जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं इनको स्ट्रिक्टली एक स्क्रूटनी में लेकर के आना, और जो भी लॉ एनफोर्समेंट है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पेंडोरा पेपर से रिलेटेड आर्टिकल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डिजिटाइज हेल्थ स्लोली। देखो आर्टिकल को लिखा है के सुजाता राव ने। सितंबर 27 की बात है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, और उसके बाद में देखो डिबेट लगातार चलता चला जा रहा है कि आज हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो पहले से ही कितना वीक है, उसको क्या ज़रूरत है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की? तो आंसर है यस, हमें ज़रूरत है। तो ऐसे में RS शर्मा जी जो मेन आर्किटेक्ट हैं इस डिजिटल हेल्थ इन आईडी के, तो उनसे जब बातचीत की गई तो इनका यही कहना था, हमारा की ऑब्जेक्टिव जो है इस डिजिटल हेल्थ आईडी को प्रमोट करने का वो है क्वालिटी इम्प्रूव करनी हेल्थ सेक्टर की, दूसरी सभी को एक्सेसिबल बनाना कि कोई भी इंडिविजुअल इजीली एक्सेस कर सके आसपास में जो भी उनके फैसिलिटी अवेलेबल है उनको हेल्थ केयर इश्यूज़ को लेकर के, और जो पॉइंट नेक्स्ट है दैट इज़ अफोर्डेबिलिटी, कि महंगा ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ पर जनता अभी भी बहुत सारी गरीबी के नीचे जी रही है। तो ऐसे में हेल्थ सर्विसेज को क्वालिटी वाइज, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी वाइज इम्प्रूव करना। इसके अलावा क्विक, लेस एक्सपेंसिव और मोर रोबस्ट सिस्टम क्रिएट कर देना। इससे क्या होगा कि हेल्थ सेक्टर अपने आप से थोड़ा और स्ट्रांग बनेगा। तो बेसिक नीड्स में आपको पता ही है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, 5 चीज़ें, और स्वास्थ्य अगर स्ट्रांग हो जाता है तो शिक्षा में भी आगे अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पॉइंट ये है कि क्या इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन हमारे पास में अवेलेबल है कि हमने बात की और उसका आउटकम हमें मिल जाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं। हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो सवाल ये है कि क्या तो इसके फ़ायदे होंगे और क्या इसके नुकसान है, या फिर क्या चैलेंजेस इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, DHID प्रोजेक्ट को फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहली अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज अगर हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें वर्ल्ड वाइड, ओके। और इसमें अगर जो हेल्थ रिकॉर्ड की मेंटेनेंस की बात करें, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनएविटेबल है, हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अगर पिछले 1 दशक की बात करें तो जब से इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स की बात की जा रही है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, कि जैसे भी कोई पेशेंट अगर आता है तो उसका डेटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन रखा जाए, प्राइवेट सेक्टर ने इनिशिएटिव लिया। और उसी लाइन के ऊपर अगर देखा जाए तो DHID प्रोजेक्ट भी चलाने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पहल की जा रही है कि पेशेंट का रिकॉर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली हम अपडेट करके रखें और स्टोर करके रखें।
इससे क्या होगा कि एक पेशेंट जब जितनी बार भी अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाएगा, अलग अलग एक्सपर्ट्स को विजिट करेगा, तो उनको बहुत ज़्यादा बल्कि फाइल्स को ले जाना नहीं पड़ेगा, रिपीटेडली उनको टेस्ट या डायग्नोसिस नहीं कराने की ज़रूरत है, और ट्रीटमेंट में भी उनको एक्यूरेसी मिलेगी। तो डीएचआईडी क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये होगा कि ये पोर्टेबिलिटी होगी, वो इंश्योर करेगी कि हाँ जी, आपने दिल्ली में टेस्टिंग कराई है और उसके बाद में ट्रीटमेंट आपको बेंगलुरु जा करके लेना है, तो आपको ऐसा नहीं कि हाँ दिल्ली से वो फाइल साथ में लेकर के गए और बेंगलुरु जाते ही डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से आपको एक बार टेस्ट कराना पड़ेगा। जी बिल्कुल नहीं। दिल्ली वाली रिपोर्ट अगर जो पोर्टल है उस पर अपलोड कर दी, डीएचआईडी के बेसिस पे एक इंडिविजुअल, हर एक पेशेंट की अपनी खुद की आईडी होगी, जैसे आधार कार्ड होता है, तो इससे क्या होगा, ज्योग्राफीज के अक्रॉस अगर कोई भी अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेल करने की कोशिश करे तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, रीटेस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, टेस्टिंग कोई भी प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गेन होगा। साथ में जो क्वालिटी है जो हमारी हेल्थ केयर की, वो भी इम्प्रूव होगी और पेशेंट का सेटिस्फेक्शन भी एनहेंस होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि जब पैसा पॉकेट से नहीं निकलता है ना, और कम से कम पैसे के अंदर काम अच्छे से अच्छा हो जाता है, तो उससे बढ़िया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम और क्या हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि जो भी फिजिकल मूवेबिलिटी है उसको आप ईजी कर दोगे। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि मेडिकल रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन होगा, तो इसका आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि कोई भी रिसर्च और डेवलपमेंट में अगर कुछ काम करना हो तो ऑलरेडी बहुत सारा पेशेंट्स का डेटा अवेलेबल होगा और क्लिनिकल ट्रायल्स भी अवेलेबल होंगे, तो उसके ऊपर जब रिसर्च की जाएगी तो और अच्छे आउटकम आ जाएंगे, चाहे वो फिर मेडिकल डिवाइसेस को डेवलप करने की बात करो या कोई नई ड्रग्स बनाने की बात करो। तो दूसरा हो गया रिसर्च का पॉइंट। तीसरा फिर बताती है राइटर कि डीएचआईडी जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट लेकर के आएगी हमारे हेल्थ केयर इकोसिस्टम के ऊपर। क्यों? आप पेपरलेस फैसिलिटीज़ के ऊपर बेस्ड काम करोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर डेटा अपलोडेड होगा। तो ऐसे में राइटर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि मैं थाईलैंड गई थी, वहाँ पर एक पेपरलेस हॉस्पिटल में जब मैंने खुद को वहाँ पे देखा कि क्या हो रहा था कि पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास पहुँचता है, डॉक्टर जो है वो पेशेंट के सारे रिकॉर्ड्स के थ्रू चला जाता है, क्योंकि उसने जल्दी से अपनी आईडी दे दी, पेशेंट ने कंसेंट दे दी, और उसने जैसे ही डॉक्टर ने एंट्री की उसके बाद में पूरी हिस्ट्री आ गई उस पेशेंट की। अच्छा, मज़े की बात तो तब है कि जब वो डॉक्टर के पास से अपने कंसल्टेशन लेकर के और वो पेशेंट फार्मासिस्ट के पास पहुंचता, तब तक फार्मासिस्ट ने उस पेशेंट के लिए दवाइयाँ भी तैयार करके रख रखी थी। क्यों? इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड थे डॉक्टर, फार्मासिस्ट और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स थे हेल्थ केयर से रिलेटेड, वो सारे। तो इससे क्या हो गया, पेशेंट को कितना फ़ायदा हो गया। साथ में इंटीग्रेशन किस किस के बीच में था, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लेबोरेटरी हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, इन सबको एक इंटीग्रेटेड मैनर में कनेक्टेड रखा जाता है ना, तो उसका फिर बेनिफिट बहुत मिलता है। और ये बेनिफिट यहाँ पे थाईलैंड वाला हमने अभी देखा ही। इसके अलावा इसमें क्या होगा कि सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं, जो भी आप देख सकते हो, फी रिसिप्ट देना या रिकॉर्ड को मेंटेन करना, कौन से डॉक्टर के पास में कब क्या कंसल्टेशन है, लेबोरेटरी में कब जाना, वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटराइज्ड की हुई है। तो देखा जाए तो ये एक तरीके से आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि चाहे पॉपुलेशन कितनी हो, कुछ भी हो, ऑटोमेशन है वो आना चाहिए। इसका क्या कोई नुकसान है भी या नहीं? देखो, वैसे टेक्नोलॉजी तो अपनी तरफ से स्मूथ तो कर देती है सारे प्रोसेसेस को, जैसा कि हमने अभी देखा कि पेशेंट अगर कितने भी आए तो उनको टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर आप इजीली टैकल कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर इसको आप फुल फ्लेजेडली इंप्लीमेंट करने की बजाय एक तो इसको पायलट स्टडीज़ के बेसिस पे हमें एक बार एनालाइज करना चाहिए, और अलग अलग एरिया वाइज, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी देखा जाए ना तो एक तो टेक्निकल जो एजुकेशन है उसकी पेनिट्रेशन बहुत कम है। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो इनइक्वालिटी सोसाइटी में, जो पैसों के मामले में इनइक्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो एक्सेसिबिलिटी टू सच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये थोड़ा दूर का सपना है। तो ऐसे में हमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे दूसरी और फैसिलिटीज़ हो, जैसे फार्मासिस्ट हों, या फिर आप देख सकते हो लेबोरेटरीज हो, क्या वहाँ पर एफिशिएंटली काम हो पाएगा? तो उसके लिए पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे काम करना चाहिए, जिससे कि आइडिया लग जाए कि क्या क्या कमियां हैं और कितना इंप्रूवमेंट हमें करने की ज़रूरत है। देखो, इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को या हेल्थ केयर सिस्टम को हमें इम्प्रूव करना है तो। पर सवाल ये है कि ऑलरेडी हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा
जो फिस्कल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है हेल्थ केयर सिस्टम के लिए वो जीडीपी का बहुत कम हिस्सा है, राइट। तो इस केस में अगर डीएचआईडी जैसे सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो 20% तक राइज हो जाएगी। इसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आपको चाहिए होगा, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी डेवलप करवाने पड़ेंगे कि नहीं। टेक्निकल पर्सनल्स की रिक्वायरमेंट होगी, डेटा एंट्री सर्वर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि हमारे यहाँ पर तो कभी तो लाइट जाती रहती है, कभी सर्वर डाउन होता रहता है, तो इनको थोड़ा सा करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो शुरुआत में देखो कि थोड़ा बहुत रिडक्शन करने की ज़रूरत है कॉस्टिंग में, क्योंकि कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा अगर बढ़ जाएगी और फिर गवर्नमेंट अगर लॉन्च भी कर देगी, वो फिर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता है इस प्रोग्राम का, तो फिर वो फेलियर कंसिडर हो जाता है, तो उससे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में हमें जितना कुछ भी कॉस्टिंग आ रही है ना, उस कॉस्टिंग को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। वैसे तो देखो 2009 में यूएसए ने भी अपने यहाँ पर एक यही डिजिटल रिकॉर्डिंग के सिस्टम को एक तरीके से लॉन्च किया था, और इस प्रोग्राम को बोला गया था EMRs। अब इसमें क्या था कि जो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ज़्यादा होने के चलते गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो थी, यूएसए की जो गवर्नमेंट है, उसने लगभग $30 बिलियन का इंसेंटिव प्रोवाइड किया था सब्सिडी के तौर पे। दैट मीन्स फिस्कल सपोर्ट प्रोवाइड किया था, तब जाकर के वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। नहीं तो क्या था कि जो मीडियम या स्मॉल एंड मीडियम हॉस्पिटल्स थे ना, उन्होंने तो रिलेक्टेंस दिखाई थी कि जी हम तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास में पैसे की कमी है। तो यहाँ से क्या क्लियर आ रहा है बात कि जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा ना फिस्कल सब्सिडीज़ का, तब तक ये प्रोजेक्ट पूरा इम्प्लीमेंट हो गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजिस्टिकल सपोर्ट की ज़रूरत है हेल्थ केयर सिस्टम में, पर्सनल्स की रिक्वायरमेंट है, टेक्नो फ्रेंडली इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट है, तो पहले उस शॉर्टेज को भी ख़त्म करना होगा। इसके अलावा अगर इंडियन कंटेक्स्ट की अगर बात करें तो इसमें देखो एक केयरफुल असेसमेंट होना चाहिए इस प्रोजेक्ट का। वही बात कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इम्प्लीमेंट करो और फिर उसके बाद में क्या क्या कमियां रहती हैं, क्या हमारे यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी हो सकती है और क्या क्या चैलेंजेस रह सकते हैं, उनको प्रॉपर एनालाइज किया जाए। क्योंकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना क्या हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाएंगे प्रोजेक्ट को? जी बिल्कुल भी नहीं। आज इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, अकोमोडेशन की बात करो, ट्रेंड पर्सनल्स की बात करो, क्या ये बिना कोई टेक्निकल फैसिलिटी प्रोवाइड किए भी क्या ये चीज़ें फुलफिल हो पा रही हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ तो नॉर्मल है, कभी बिजली कहीं चली जाती है, कभी ट्रेंड पर्सनल्स की कमी है, कहीं डॉक्टर्स की कमी है, कहीं नर्सेस की कमी है, तो और कभी कंप्यूटर क्रैश हो रहा है, कभी सर्वर डाउन हो रहा है। ये सारी चीज़ें कॉमन है, तो हमें इन चीज़ों पर भी पहले फोकस करना पड़ेगा। जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक नीड्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, DHID के लिए, उसको पहले करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में जो बायोमेट्रिक डेटा है उसको आप ID के साथ में कनेक्ट करने की बात कर रहे हो, तो ऐसे में इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया था कि जो बायोमेट्रिक डेटा है, जो भी आपने जो फिंगर टिप्स हैं, आइरिस स्कैन करवाना, वो सारी उसको ID के साथ में जब कनेक्ट करने की कोशिश की ना डिफरेंट ID कार्ड्स के साथ में, तो पता पड़ा कि बहुत सारे लोगों को एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ा। ये इसका सिंपल सा तो एग्जांपल यही है ना, अभी कल परसों हमने डिस्कस किया था कि तेलंगाना और हैदराबाद के अंदर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या ट्राई किया था कि आधार कार्ड को हम वोटर ID के साथ कनेक्ट करेंगे, तो पता पड़ा 50 लाख से ज़्यादा लोगों को मतलब वोटर लिस्ट से नाम हट गया था। तो वो चीज़ें क्या है, चैलेंज क्रिएट कर देती हैं। लार्ज स्केल एक्सक्लूजन होगा तो फिर बाद में और ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा कि उन लोगों को फिर बाद में एंट्री दिलाना, तो पहले से ही चैलेंजेस इतने कम है क्या कि जो और आप क्रिएट कर दोगे। तो ये सिनेरियो क्या है, ये कह रहा है कि आज के टाइम पर इतनी जल्दबाजी में अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना प्रोग्राम को, तो वो फिर बाद में रिस्क ही क्रिएट करेगा। ठीक है, तो DHID ये जो प्रोग्राम है ये डिपेंड किस पे करता है, ये किसको ज्वाइन होना चाहिए, इसके साथ साथ में कि हमारे यहाँ पर पेशेंट जो हैं वो कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं, कितना एक्यूरेसी के साथ में अपने डेटा को मेंटेन करवाने के लिए अप्रूवल देते हैं, और साथ में क्या हमारा सिस्टम इतना कैपेबल एनफ है। रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना, जो भी रिपोर्ट्स हो उनको, तो बोलने में तो बड़ा आसान है कि हाँ जी पेशेंट से बातचीत कर लेंगे, पेशेंट अपनी कंसेंट दे देगा और उसके बाद में सारा डिटेल सेटल हो जाएगी, पर इन गैप्स को तो पहले फुलफिल करो, जो गैप्स हम ऑलरेडी देख रहे हैं। अब इसके अलावा आगे बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग ऑफ प्रोवाइडर्स, जैसे कि कोई पेशेंट है A
उसके आसपास में जितने भी डॉक्टर्स, जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो उसको प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी एप्लीकेशन है उसके ऊपर शो कर दिया जाएगा कि आपके आसपास में ये डॉक्टर्स अवेलेबल है। पर सवाल ये है, अच्छा इससे इससे फ़ायदा क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग से, कि जी मान लो कि इस डॉक्टर के पास में पेशेंट गया और जाने से पहले उन्होंने जाना इस डॉक्टर के पास में, उन्होंने जब एप्लीकेशन पे चेक किया तो पता पड़ा कि भाई इस डॉक्टर के पास तो लाइनें लंबी लगी हुई है, तो वो पेशेंट क्या कर लेगा, अपने आसपास में दूसरे जो ऑप्शन हैं उनको एक्सप्लोर कर लेगा। पर राइटर इस पर एक सवाल उठाती है कि पेशेंट के दिमाग में ही केवल ये एक डॉक्टर सेटल है कि हाँ भाई इसी डॉक्टर की मेरे दवाइयाँ लगती हैं, तो फिर ये इन दूसरे ऑप्शंस को क्या एक्सप्लोर करेगा। तो ऐसे में जो मेडिकल फैसिलिटी है ना, वो परसेप्शन और ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर की क्या तो रेपुटेशन है और क्या उस पर पेशेंट ट्रस्ट भी करता है या नहीं। अब फिर बात आ जाती है कि टेली कंसल्टेशन का एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि अगर पेशेंट अगर कहीं दूर है तो फ़ोन पे ही अपने डिमांड्स को मतलब वही कंसल्ट करके और फिर बाद में अपनी ज़रूरतें पूरी करा ले। तो देखो अगर एक्यूट डिजीज़ है कोई, जैसे अभी बीमारी आई है कोई छोटी मोटी, तो उसको तो लेकर के टेली कंसल्टेशन इज़ ओके। पर जब प्रॉब्लम ये हो जाए कि कोई बीमारी क्रॉनिक है, जैसे हार्ट से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड, डायबिटिक पेशेंट की प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें क्या है, लंबे समय की बीमारियां हो गई, तो इनके लिए टेली कंसल्टेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक फिजिकल एग्जामिनेशन को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते आप क्रॉनिक डिजीजेस के केस में टेली कंसल्टेशन का यूज़ करके, कि हाँ फ़ोन पे डॉक्टर ने कंसल्ट कर दिया और अपनी तरफ से गाइडलाइंस दे दी। तो ऐसे में हमें टेली कंसल्टेशन के ऊपर भी हम पूरा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अच्छा, फिर आप अगर डॉक्टर्स की बात भी कर रहे हो तो क्या हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ डॉक्टर्स इतने एनफ है कि जो हम हमारी ज़रूरतें पूरी कर सके प्रॉपर टाइम के ऊपर, या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में प्रॉपर है जिससे कि हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे दूर बैठे बैठे पेशेंट को ट्रीट कर सके। तो डॉक्टर्स की कमी भी तो है, ये भी एक अपने आप में चैलेंज है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये भी दूसरा चैलेंज आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। अब बात आ जाती है प्रिवेसी की। अब आप एक चीज़ बताओ, आज के टाइम पे कितनी तो हैकिंग हो रही है, कहीं पे कॉन्फिडेंशियलिटी डेटा की वो सेफ नहीं है। आधार सबसे सेफ बताया जाता है, उसमें भी कितनी ब्रीचेज आती रहती है कि कहीं पर कोई हैकिंग हो गई, आधार का डेटा किसी के पास अवेलेबल है। इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या हो जाता है कि फैमिली को और उस पेशेंट को परेशान करना शुरू कर देते हैं, जिन लोगों के भी वो डेटा गलत तरीके से हाथ लग जाता है। तो प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी आपको पता है आर्टिकल 21 का पार्ट है, फंडामेंटल राइट का। और जब आप डेटा को सेंट्रलाइज कर दोगे, इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठी कर दोगे, तो एक बार अगर किसी ने हैक कर लिया तो पूरी इन्फॉर्मेशन चोरी। अब इसके कितनी प्रॉब्लम हो सकती है वो आप भी जानते हो कि आपके फ़ोन के ऊपर किस तरीके से मैसेजेस आते रहते हैं। जब एक बार आप एक चीज़ सर्च कर लेते हो, मान लो कि कभी ट्रायल के तौर पे आपने अटेम्प्ट लिया, मान लो यूट्यूब के ऊपर कोई आपने वीडियो डाल दिया, अब आपके पीछे वो यूट्यूब ऐसे पड़ जाएगा जैसे पता नहीं कि आपको केवल एडिक्शन है उस चीज़ की, है कि नहीं। तो वही चीज़ें क्या होती है, हमारे पास में टेक्स्ट मैसेजेस कितने आते रहते हैं कि भाई एक मैसेज, एक बस कहीं पे लॉगिन किया गलती से, कहीं पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपने डाल दी, फिर देखो आपका इनबॉक्स किससे भरा रहता है। तो वो चीज़ें क्या है, ये एक तरीके से आप रिस्क में होने का स्कोप दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी रोबस्ट टेक्नोलॉजिकल सिस्टम नहीं है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है। इसकी वजह से इंडिविजुअल्स का जो प्रिवेसी है वो हार्म हो सकता है। तो ज़रूरत क्या है, एक रोबस्ट फायरवॉल या फिर फायरवॉल क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो कि पूरे डेटा को स्टोर सेफ रख सके, और ट्रस्ट बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि लोग रिलाय तो करें एटलीस्ट। नहीं तो आरोग्य सेतु, कोविन, इनके जो ब्रीचेज आई थी वो कोई वो नहीं है। अब बात ऐसी है कि अगर कोई कंसर्न कर रहा है तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, वो बहुत सोच समझ करके आगे चल रहा है। फैमिली और सोसाइटल लेवल के ऊपर जब जो प्रिवेसी है वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू होती है ना, तो फिर ट्रस्ट अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो DHID को सस्टेनेबल और एक्सेप्टेबल अगर बनाना है ना हमें, और जो वाकई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एस्पिरेशंस है उसको अगर अचीव करना है ना, तो आप जल्दबाजी मत करो। इसका एक ही तरीका है, गुड पॉलिसी क्या है, केवल और केवल आप इसको स्लोली एंड स्टेडीली अप्लाई करो। इससे क्या होगा कि कोई भी जो पॉलिसी है वो ख़त्म नहीं होगी। कम से कम पुअर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हम बोल देते हैं ना कि ये तो फेल हो गया प्रोग्राम, उसको एब्रप्टली अप्लाई करने की बजाय सिचुएशन को हमें अंडरस्टैंड करके फिर अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो ये थे पूरे के पूरे मुद्दे। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, काम आएगा आपके ज़रूर ये। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ नॉट टू टेस्ट क्वालिटी।
देखो इस आर्टिकल के अंदर बताया है एस मंथा और अशोक ठाकुर जी के द्वारा। देखो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को रैंकिंग दी जाती है। और अभी लेटेस्ट जो है वो 2021 का रिलीज़ हुआ है ये NIRF, और डेट थी 9 सितंबर, और रिलीज़ कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर एक अपसेटिंग पॉइंट बता रहे हैं, और उस अपसेटिंग पॉइंट से ही शुरुआत कर रहे हैं कि ये जो NIRF की रैंकिंग आई है ना, इसमें एक बड़ा झटका देने वाली बात थी, वो ये कि IISc बेंगलुरु जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, उसको जो टॉप रैंकर इंस्टीट्यूट है उसको अभी रिप्लेस कर दिया IIT मद्रास ने। अब सवाल ये है कि ये जो रिप्लेसमेंट है, इस रिप्लेसमेंट में IISc के अंदर क्या कमियां थी, या कौन से पॉइंट्स पे NIRF ने ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से IISc जो है वो अपनी टॉप पोजीशन लूज कर गया। IISc बहुत ही ज़्यादा रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है, और जो भी इंटरनेशनली बड़ी बड़ी आप देख सकते हो रैंकिंग आती है ना, उनके अंदर सब में इस इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो टॉप रैंक्स में हमेशा कंसिडर होता है। तो डिफरेंट वर्ल्ड ओवर जो रैंकिंग दी जाती है वो डिपेंड करती है एक तो एजुकेशनल क्वालिटी पे, और दूसरी होती है रिसर्च के बेसिस पे। ठीक है, कि कितना क्या कुछ रिसर्च किया जा रहा है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, और वहाँ पर कोई भी मुद्दा आ रहा है उसको डिबेट कैसे करते हैं। तो देखो लगभग 20 ग्लोबल रैंकिंग एजेंसीज काम कर रही हैं अभी करंटली, जिसमें आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया की रिसर्च परफॉर्मेंस इंडेक्स है। इसी तरीके से आप देख सकते हो सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज़, जो कि लाइडन यूनिवर्सिटी यूरोपियन इंस्टीट्यूशन 500 यूरोपियन यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दी जाती है। इसके अलावा एक है वेब ऑफ साइंस इंडेक्स्ड पब्लिकेशन। इसके अलावा आप देख सकते हो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और इसके अलावा एक आ जाती है आपकी दैट इज द टाइम्स हायर एजुकेशन। ये रैंकिंग में QS और THE इनके तो नाम देखो बार बार आते ही रहते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए और फिर उसके बाद में वर्ल्ड की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हो कि इन रैंकिंग के अंदर भी एक सारी रैंकिंग्स को कंबाइन करके भी एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी चालू हो चुकी है 2011 में। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो ऊपर की जितनी भी रैंकिंग कैटेगरी थी ना ऊपर की, उनके अंदर जिस भी इंस्टीट्यूशन का जितना वेटेज था उसको वेटेज दे करके और फिर बाद में एक कंक्लूडिंग रैंकिंग दे दी गई। मतलब इसको बोला गया, ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसको भी रैंकिंग देने के लिए एक नया सिस्टम शुरू हो गया। ये 2017 में शुरू हुआ था, यूनिरैंक्स। ठीक है, यूनिरैंक्स नाम से, और ये इसका नाम दे दिया रैंकिंग ऑफ रैंकिंग्स। मतलब डिफरेंट वर्ल्ड रैंकिंग, और उनमें भी फिर आप सबको कंबाइन करो और एक नई रैंक निकाल दो। तो इसमें देखो जो 5 ग्लोबल रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऊपर हमने अब देखे, उनमें से 5, वो 5 कौन कौन से, उनको अलग अलग वेटेज दे रखा है। एक तो THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसको 22.5% वेटेज मिला हुआ है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 22.5% मिला हुआ है। ऐसे ही US न्यूज़ बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इसको भी सेम वेटेज है। और एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, और लास्ट इज रीयूटर वर्ल्ड टॉप 100 इनोवेटिव यूनिवर्सिटी। तो इन सभी को मिला करके एक कंबाइंड रैंकिंग रिलीज की जाती है, और इनमें देखा क्या जाता है कि मान लो THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने किसी यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दे रखी है 1, और इसी तरीके से QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, उसके हिसाब से अगर रैंकिंग देखें ऑक्सफोर्ड की 2, तो उसमें वेटेज दोनों का 1 दिया हुआ है, तो 1 का 22.5% निकाल करके रख दिया जाएगा ऑक्सफोर्ड के लिए। फिर उसके बाद में QS में क्या रैंकिंग है ऑक्सफोर्ड की, वो कैलकुलेट करके रख ली जाएगी। फिर उसके बाद में तीसरी जो रैंकिंग है उसमें ऑक्सफोर्ड को क्या रैंकिंग मिली हुई है, ऐसे। तो ओवरऑल देखा जाए तो फिर ऑक्सफोर्ड की रैंकिंग रिलीज कर दी जाएगी इस यूनी रैंक के अंदर। ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग देने के लिए ये एक रैंकिंग ऑफ रैंकिंग्स, ये सिस्टम अभी 2017 से कंटिन्यू चल रहा है। और हमारे यहाँ पर जो रैंकिंग दी जाती है लोकली इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, दैट इज NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसमें 6 पैरामीटर्स पे फोकस किया जाता है। और वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं वो देख लो आप। फर्स्ट वन इज टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, नंबर 2 इज रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, नंबर 3 इज ग्रेजुएशन आउटकम, फिर नेक्स्ट इज आउटरीच इंक्लूसिविटी, और फिर बाद में आ जाता है परसेप्शन अबाउट द इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे मिलाकर के ये 5-6 पैरामीटर्स मेनली आ जाते हैं। तो ओवरऑल स्कोर अगर देखा जाए
तो इनको अलग अलग वेटेज दिया हुआ है इन पैरामीटर्स को, और उसके हिसाब से फिर कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब इन पैरामीटर्स में कोई पैरामीटर नहीं, सब पैरामीटर्स भी अवेलेबल हैं और उनके हिसाब से फिर वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है। अच्छा, इनमें से कुछ डेटा है इन पैरामीटर्स का, वो तो देखो इंस्टीट्यूशन से खुद से कलेक्ट किया जाता है कि हाँ जी कितनी क्या फीस आती है, कितने स्टूडेंट्स आपके पास में, वो सारी चीज़ें। और बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर डिटेल है वो थर्ड पार्टी साइट से कलेक्ट कर ली जाती है, जिससे कि एक अनबायस्ड मैनर में रैंकिंग दी जा सके। तो ये बात हो गई एनआईआरएफ की। अब सवाल आ जाता है कि एनआईआरएफ के अंदर जो अभी ये जो सेटबैक जो बता रहे हैं राइटर, जिसमें कि आईआईटी मद्रास ने रिप्लेस कर दिया आईआईएससी को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को, तो इसके पीछे क्या वजह है अब वो जानते हैं। देखो, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा ना तो उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है बहुत सारे इनपुट्स पर। देखो, ऊपर के जो इंडिकेटर्स हैं वो तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बेसिस है, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि इनपुट पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, फंड कितना मिलता है, टीचर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सूटेबल अवेलेबल है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, राइट। तो वो इनपुट्स में कोई कमी अगर रह जाती है ना तो फिर बाद में इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अपने आप डाउन हो जाती है, चाहे वहाँ पर कितने एफर्ट्स लगा लिए जाएं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो स्किल देना, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना क्या लर्न कर रहे हैं, और साथ में कि जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट के लिए, लेबोरेटरीज प्रॉपर हैं कि नहीं, इक्विपमेंट प्रॉपर है कि नहीं, उसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट है, तो फंड अलोकेशन भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फाइनेंशियल हेल्थ, उन इंस्टीट्यूशन के पास में इतना फंड है कि नहीं जिसकी वजह से वो काम कर सके और अपने बेसिक क्राइटेरियाज को फुलफिल कर सके। साथ में जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो पर्टिकुलरली सभी स्टेक होल्डर्स उनको मिले। कैसे? जैसे स्टूडेंट्स हैं तो वो अगर कोई परफॉर्मेंस करना चाह रहे हैं, या फिर आप मान लो किसी प्रोजेक्ट पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, कोई पेपर पब्लिश करना उनको, और प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप भी तैयार करना उनको, मॉडल भी तैयार करना है, तो उसके लिए क्या होगा, उनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। तो वहाँ पर वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज वो पैसा अवेल भी करा पा रही है कि नहीं, तो ये भी तो अपना इस चीज़ को रैंकिंग में इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं। ये रैंकिंग में मिसिंग है। दैट मीन्स फाइनेंशियल हेल्थ जो है इंस्टीट्यूशन की, उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा जो वेरिएबल्स आपने लिए हैं, पैरामीटर्स लिए हैं, उसमें थोड़ा आप ये भी तो देखो कि जो भी पैरामीटर्स आपने लिए हैं उनमें वैल्यू जो है, जैसे कि आप मान लो हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए काम करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। और उस इंस्टीट्यूशन के अंदर कहीं पर आप देखोगे तो प्रैक्टिकल अप्रोच पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, कहीं पर देखा जाए प्रैक्टिकल का मतलब जैसे आप रिपीट कर रहे हो कोई चीज़ों को उन पर, कहीं पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है, रिसर्च पे ज़्यादा काम किया जा रहा है, कहीं पेपर पब्लिश पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन की अपनी अपनी एक्सपर्टाइज होती है, तो यहाँ पर वन साइज फिट्स ऑल वाला सिस्टम काम नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पर आईआईएससी बेंगलुरु या आईआईएससी का जो मुद्दा है वो थोड़ा क्लियर करके समझाना चाह रहे हैं राइटर्स कि यहाँ पर 464 फैकल्टी मेंबर्स हैं लगभग 4000 स्टूडेंट्स के ऊपर। तो रेशियो निकल के आ रहा है कि हर 8.6 स्टूडेंट्स के ऊपर एक फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है, और इनको पैसा मिलता है लगभग 350 करोड़ रुपए। ठीक है, इस तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर 2000 स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट टोटल कितने हैं, 2000 के लगभग फैकल्टीज़ हैं और 32,000 के लगभग वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। तो रेशियो निकल के आ रहा है कि हर 16 स्टूडेंट्स के ऊपर एक फैकल्टी अवेलेबल है। यूनियन बजट की बात करें तो इनको पैसा कितना मिला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, 200 करोड़ रुपए। अब आप आ जाओ आईआईटीज़ की बात करें तो आईआईटीज़ को अलोकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है 7,686 करोड़ रुपए, अभी जो 2021 का बजट गया है उसमें। तो ओवरऑल आज आप देखोगे ना तो जो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो यूनिवर्सिटी चलती है अलग अलग स्टेट्स में, उनको 7,643 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए। तो सवाल क्या निकल के आ रहा है कि किस इंस्टीट्यूशन को कितना रुपया मिल रहा है, उसको भी आपको रैंकिंग में कंसिडर करना चाहिए, फंडिंग अवेलेबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक स्टूडेंट जो कि आईआईएससी से पढ़ रहा है और एक स्टूडेंट जो कि आईआईटी से पढ़ रहा है। अब आप देखो आईआईएससी से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तो इंडिया में ही आकर के काम कर रहे हैं और इंडियन एक्सपर्टाइज को एक्सपेंड कर रहे हैं और इंडिया के लिए वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो अपने आप को अपग्रेड करने के काम इंडिया में ही कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आईआईटी से पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो बाहर चले जाते हैं पैकेजेस के चक्कर में। तो आप ये भी तो कंसिडर करो ना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। क्यों? अगर इन
रेप्यूटेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, यहाँ पर अगर कोई बच्चा पढ़ता है, एग्ज़ाम क्रैक करता है बेशक, उसके बाद में वो पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में वो बंदा इन एलिट इंस्टीट्यूशन से पास आउट होने के बाद में वो आउट ऑफ इंडिया चला गया, तो इंडिया को क्या बेनिफिट रहा उस चीज़ का? वो बाटी का रेमिटेंस भेज देगा, पर जो क्वालिटी इंडिया में इंप्रूव करनी चाहिए उसके लिए क्या वो यहाँ पर इंडिया में रह करके एफर्ट्स लगा रहे हैं? तो वो चीज़ भी कंसिडर होनी चाहिए NIRF की रैंकिंग के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है भाई, पैसे लगते हैं, सरकारी संस्थान है, वो किसके बेसिस पे चल रहे हैं? टैक्स देते हैं। एक छोटा सा बच्चा है वो भी टैक्स देता है, चाहे वो कैंडी क्यों नहीं खा रहा हो, राइट? तो उस केस में यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की डाइवर्सिटी की बात करें तो हमारे यहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करो या सोशल साइंस की बात करो, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन की बात करो या सिंगल डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन की बात करो, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, रिसर्च बेस्ड हो, इनोवेशन बेस्ड हो, लैंग्वेज बेस्ड हो, या फिर कोई स्पेशल पर्पज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की हो, हमारे यहाँ पर कमी नहीं है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। पर आप NIRF में जो रैंकिंग दे रहे हो वो तो एक तरीके से आपने ये कर दिया कि जो 6 पैरामीटर लिए और उसके सब पैरामीटर लिए और उन्हीं के अंदर सबको रैंक दे रहे हो। दैट मीन्स आप कोशिश कर रहे हो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। हर एक इंस्टीट्यूशन की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं, तो उनको रैंकिंग देने में आपको फ्लेक्सिबिलिटी अपनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डिसकंटेंट आ जाता है जो कि इस रैंकिंग के अंदर कुछ कमियां हाईलाइट करता है, दैट इज कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो NAAC, ठीक है, ये एक्रेडिटेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसी तरीके से NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, इसमें क्या होता है कि एजुकेशन के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ स्टैब्लिश्ड हैं वो यूनिवर्सिटीज़ क्या अप टू द मार्क फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, क्या फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं या जो प्रोफेसर्स हैं उनके नंबर्स एडिक्वेट है जिससे कि बच्चों को एजुकेशन मिल सके, लेबोरेटरीज प्रॉपर है, या फिर जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है। तो उसके बेसिस पे ये NAAC, A ग्रेड और NBA स्कोर ये प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आप एक तरफ तो एक्रेडिटेशन के लिए आपने फैसिलिटीज़ तैयार कर रखी है, पर सवाल ये है कि क्या इन एक्रेडिटेशन फैसिलिटीज़ को आपने कंसिडर किया है कि हाँ जी रैंकिंग जब प्रोवाइड दी जा रही है तो ऐसे में रैंकिंग नंबर्स की बात करो एक तो ये, और दूसरा आपके पास में एक्रेडिटेशन का जो प्रोविज़न है वो दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। क्यों? एक तरफ तो अगर किसी यूनिवर्सिटी को रैंकिंग मिल रही है वो आप दे रहे हो 6 पैरामीटर के बेसिस पे, और दूसरी तरफ एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज उसको एक्रेडिटेशन प्रॉपरली नहीं मिला है, दैट मीन्स उनके जो स्टैंडर्ड्स है काम करने के वो इतने प्रॉपर नहीं है जिससे कि वो अच्छी एजुकेशन दे सके, और उनके पास में ना तो NAAC NAAC सर्टिफिकेशन है ना NBA सर्टिफिकेशन है, उसके बावजूद भी वो रैंकिंग के अंदर अच्छा आ रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि फोकस ज़्यादातर किस पे किया जा रहा है? स्कोर मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, कि जब भाई रैंकिंग में जिस इंस्टीट्यूशन की मतलब आप कहोगे स्कोर ज़्यादा आएगा उसके वो बस अपने तरफ क्या कहते हैं ना, वही बात अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को। तो ऐसे में रैंकिंग में तो केवल और केवल स्कोर पे फोकस करते हैं, जबकि एक्रेडिटेशन जो होता है इसमें देखो पीयर रिव्यू भी होता है। पीयर रिव्यू का मतलब कि एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में अपने ओपिनियन भी देती है, तो इसमें सब्जेक्टिविटी का थोड़ा सा मुद्दा आता है। तो सवाल यह है कि क्वालिटी एश्योरेंस अगर लेकर के आनी है ना, दैट मीन्स हमें अगर एजुकेशन अच्छी देनी है और उसी के हिसाब से अगर हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग देनी है जिससे कि एक्चुअल में पता पड़े कि क्या रियलिटी है एजुकेशन सिस्टम की, हमारे यहाँ पर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, तो इसके लिए हमें दोनों को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि US की बताई जा रही है कि USA में ये फोकस किया जाता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अगर क्लेम तो करती हैं कि जी हम ये एजुकेशन दे देंगे, इस तरीके से हमारे यहाँ पर कोर्स मिलता है, अब एडमिशन तो ले लिया बच्चों का, पर पता पड़ा एडमिशन के बाद में कि इन्होंने तो झूठ बोला था शुरू के अंदर, तो USA में ये पूरा राइट है कि वो यूनिवर्सिटीज़ के अगेंस्ट में लॉ सूट ला सकते हैं, सू कर सकते हैं, मतलब कानूनी कार्रवाई शुरुआत कर सकता है एक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में अगर वो सही तरीके से काम नहीं करे। तो हमें ज़रूरत है एक ऐसे एक्ट की जो कि यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में हेल्प करे कि जी हमारे पास में NBA स्कोर है, हमारी रैंकिंग इतनी है, हमारे पास में ये है वो है, और जब बात आई पढ़ाई करने के बाद में बच्चा एक बार आ गया इंस्टीट्यूशन में, फिर उसके बाद में देखा गया तो हाल ही ख़राब है, बच्चे से कमिटमेंट जो किए गए थे वो पूरे ही नहीं हो रहे। ठीक है,
तो हमारे यहाँ पर देखो दो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल एब्सेंट है जो कि ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल फैकल्टी और स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, एक पॉइंट ये। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उसकी भी बहुत ज़्यादा कमी है, उसको भी हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, रिसर्च के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो रिसर्च इस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि हम इंडस्ट्रीज़ की डिमांड पूरी कर सके। तो एक तो हो गया इंटरनेशनल फैकल्टी और स्टूडेंट्स की कमी, और दूसरी एक और कमी आ गई, दैट इज़ इंडस्ट्री ओरिएंटेड हमारे यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होता। क्योंकि इंटरनेशनल फैकल्टी अगर हमारे यहाँ पर आएगी तो इंटरनेशनल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हम लर्न कर पाएंगे, और स्टूडेंट्स अगर हमारे यहाँ पर आएंगे तो वैसे भी हमारी रैंकिंग बढ़ेगी। पर हमारे यहाँ पर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए बहुत कम आते हैं। बोला जाता है कि इंडिया से पेटेंट्स बहुत जा रहे हैं आजकल, पर राइटर एक सवाल उठा रहे हैं कि पेटेंट, एक तो होता है कि पेटेंट आपने रिक्वेस्ट डाल दी कि हाँ जी हमारे इस प्रोडक्ट को पेटेंट दे दो, दूसरी तरफ पेटेंट का मतलब कि हमने खुद ने हमारी मेहनत से डिज़ाइन तैयार किया है, इसको प्रोटेक्शन दे दो, अब कोई और हमारे इसको टेक ओवर ना कर ले। इसका मतलब ये हो जाता है कि इंडिया में बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है, पर सवाल ये है कि पेटेंट का अप्रूवल मिल रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। केवल पेटेंट के लिए आपने फाइलिंग कर दी, रिक्वेस्ट डाल दी, उसी से काम नहीं चलेगा। पेटेंट मिला कितना उसको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। साथ में हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए, NIRF रैंकिंग देने वाली जो कमेटी है, कोर कमेटी, उसमें, तब जा करके हमारे यहाँ पर जो NIRF में जो कमियां हैं उसको हम करेक्ट कर पाएंगे। तो ऐसे में हमारे इंस्टीट्यूशन में जो भी कमियां हैं ना उनको करेक्ट करनी पड़ेगी। एक तो कौन सी, इंटरनेशनल फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स की कमी, और दूसरी हो गई इंडस्ट्री ओरिएंटेड रिसर्च या इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग या एजुकेशन, उसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो देखो वैसे तो NIRF जो है वो 2014 के बाद में आया है, उसके पहले रैंकिंग हमारे यहाँ पर कुछ दी नहीं जाती थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रैंकिंग शुरू कर दी तो खुद ही खुद को राजी करने के लिए या खुद ही खुद को सेटिस्फाई करने के लिए खुद के हिसाब से रैंकिंग दे दो, ये बात ठीक नहीं होगी। ज़रूरत है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हमें ध्यान में रखते हुए फिर बाद में हम रैंकिंग देखें। इसका मतलब इनसाइडर्स और आउटसाइडर सबको इंक्लूड करो, फिर उसके बाद में पता पड़ेगा आपको कि एक्चुअल में इंडियन एजुकेशनल सिस्टम है वो कहाँ पर स्टैंड करता है। ओके, इसके आगे ये वाला जो आर्टिकल है ना इधर, द केस फॉर अ रिफ्यूजी लॉ, इस आर्टिकल को आप देखोगे थोड़ा शुरुआत में डेटा बड़ा काम का है। राइटर बस एक ही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर अभी तक भी रिफ्यूजीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए लॉ नहीं है, हमें लॉ लाने की ज़रूरत है। इसमें सिंपल सा एक तो ये बताया जा रहा है कि हर साल मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और यूनाइटेड नेशन के हिसाब से देखें तो लगभग 82.4 मिलियन इंडिविजुअल्स हैं वो 2020 के अंदर अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर थे अलग अलग एरियाज़ में वर्ल्ड में, है ना। और उसमें 20 मिलियन तो रिफ्यूजीज़ थे, जिसमें से आप देख सकते हो लगभग 2 लाख तो इंडिया में हैं। इसके अलावा वार कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स की बात करो या रिलीजियस परसिक्यूशन की बात करो, उनकी बात करें तो इंडिया ने हमेशा से जो भी रिफ्यूजीज़ आए हैं ना उनको होस्ट किया है। जैसे ईरान से जोरास्ट्रियंस को भगाया गया जब, तो वो लोग यहाँ पर, जोरास्ट्रियन मतलब पारसीज जब आए, वो पर्शिया था ईरान, वहाँ पर अब शियाज़ का डोमिनेंस है, शिया मुस्लिम्स का, तो वहाँ से पारसीज को जब छोड़ना पड़ा अपना घर तो उनको इंडिया ने जगह दी। श्रीलंकन जब 1980s के टाइम पे जो तमिल माइनॉरिटी के लोग हैं श्रीलंका में, उन लोगों को भी इंडिया ने ही जगह दी। अफ़गानिस्तान के लोगों को भी कितना ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है, और पार्टीशन के टाइम पे आपको पता है रिफ्यूजी क्राइसिस कितना ज़्यादा आया था, तो इंडिया ने प्रोटेक्शन दी थी। इसके अलावा इंडिया लगभग 49 पीस कीपिंग मिशंस में, यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस जाती है ना, उनके 49 मिशंस में इंडिया पार्टिसिपेट करता है। लगभग 2 लाख ट्रूप्स हमारे वहाँ पर डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की बात करो या इंटरनेशनल NGOs की बात करो, वो इन कॉन्फ्लिक्ट रिडन लैंड्स को जब टैकल करते हैं तो पता पड़ता है कि इंडिया कोई पीछे नहीं है। बस ज़रूरत है तो केवल और केवल एक चीज़ की कि हमारे यहाँ पर नेशनल रिफ्यूजी फ्रेमवर्क नहीं है, अभी तक भी कोई नेशनल कानून नहीं है रिफ्यूजीज़ को असिस्ट करने के लिए। इसी चीज़ को यहाँ पर समझाया जा रहा है आगे पूरा डिटेल में, ठीक है। तो ये मुद्दा था। इसके अलावा लास्ट वाला ये जो आर्टिकल है, इट्स ब्रोकन फिक्स इट, इस आर्टिकल में बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10 कोर्सेज़ के लिए 100% आपने वो रख दी एंट्रेंस के लिए कट ऑफ। तो ये अपने आप में बहुत गलत है कि किस तरीके से कितना कंपटीशन लेकर के आ रहे हो, और कंपटीशन भी कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं है। दूसरी तरफ आप देख सकते हो असम में जो
मियाँ कम्युनिटी के ऊपर एक्सोडस का वही है, बंगाली मुस्लिम्स के अगेंस्ट में जो कार्रवाई की जा रही है, तो बोला वहाँ पर सिविल सोसाइटी को काम करना चाहिए सोशल हार्मनी को प्रमोट करने के लिए, ये बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो देखो इस डिस्कशन में जितने भी आर्टिकल्स थे उनको हमने डिटेल में देख लिया है। थैंक यू वेरी मच।